तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस के अंदर। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पाठ नंबर 2, क्लास 12th का चैप्टर है ये, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। भी हमने पहले चैप्टर में तो पढ़ा शीत युद्ध का दौर, जो अब यूएसए और यूएसएसआर बना उसके दौरान, अब उसी का तुड़ाव हो गया या फिर वही समाप्त होने जा रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब है दो ध्रुवीयता का अंत, भी मतलब जो दो गुट या दो दुनिया बनी थी उनका अंत हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हमने पहले पाठ में पढ़ा था कि की दीवार का नाम, बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 1961 में। अब बर्लिन की दीवार का निर्माण तो हो गया और इसने जर्मनी को दो भागों में भी बांट दिया, जिसका नाम था पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। कौन कौन से थे? पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चारों के चार। और 9 नवंबर 1989 को, 9 नवंबर 1989 को इसे जनता के द्वारा गिरा दिया गया। ठीक है, अब जनता के द्वारा गिरा दिया गया तो किसी कारण से ही गिराया गया होगा, क्योंकि उस समय बहुत से आंदोलन हुए, कई आंदोलनों ने हिंसक रूप भी लिया। जो आंदोलन थे उन्होंने हिंसक रूप भी लिया, इसके कारण से गुस्से में जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। ठीक है, इसकी लंबाई 150 किलोमीटर थी। कितनी थी? 150 किलोमीटर। ठीक है, 150 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। ठीक है ना, तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी के अंदर है। ठीक है ना, बर्लिन की दीवार वाले क्वेश्चंस के अंदर ही है ये। ठीक है, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों के बीच विभाजन का प्रतीक थी। जो पूंजीवाद वाले थे सोवियत संघ, और साम्यवाद का जो प्रचार कर रहे थे वो यूएसए थे। तो उनके बीच में एक दीवार का काम कर रही थी। ठीक है ना, विभाजन का प्रतीक थी या फिर एक दीवार का काम कर रही थी, दोनों को एक दूसरे से अलग कर रही थी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट। जब बर्लिन की दीवार गिराई गई तो दूसरी दुनिया पतन हो गया। अब देखो सीधी सी बात है, विश्व को दो गुटों में बांट दिया था इस दीवार ने। अब इसी को ही गिरा दिया तो सभी दुनिया एक हो गई ना। तो पहले दो दुनिया का नाम दिया गया था यूएसएसआर को, और पहली दुनिया का नाम दिया था यूएसए को। ठीक है, अब वो गिर गई तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया, पहली दुनिया अस्तित्व में रही जो अमेरिका थी। ठीक है, जो पूंजीवादी दुनिया थी वो अमेरिका थी, साम्यवादी दुनिया सोवियत संघ थी। सॉरी, मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया। ठीक है, पूंजीवादी दुनिया तो अमेरिका थी और साम्यवादी दुनिया सोवियत संघ थी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। तो देखिए, अब उसमें तो हमने पढ़ा कि बर्लिन की दीवार क्या थी, इसके विभाजन, इसके गिराने से या इसके बनने से क्या क्या हुआ। ठीक है, अब सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी? ठीक है ना, तो सोवियत संघ प्रणाली भी उस समय बहुत से आंदोलन वगैरह हुए, इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोवियत संघ प्रणाली, सोवियत प्रणाली क्या थी। तो 1917 में रूस की क्रांति के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में आ सकता है, तो याद कर लीजिएगा। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। ठीक है, 1917 में रूस की क्रांति हुई, उसके बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया। 1917 में रूस में साम्यवाद क्रांति हुई। ठीक है, साम्यवाद जो क्रांति हुई, साम्यवाद के प्रति पूंजीवाद का विरोध किया गया। जो पूंजीवादी लोग थे उन्होंने यूएसएसआर का विरोध किया, साम्यवादियों के प्रति पूंजीवाद ने विरोध किया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें साम्यवाद के आदर्शों को अपनाने की तरफदारी की गई।
भी जो पूंजीवादी लोग थे वो साम्यवाद को अपनाना चाहते थे, परंतु जो जर्मनी के यूएसएसआर के लोग थे वो इसके अपने आप ही विरोध में थे। ठीक है, इस क्रांति में निजी संपत्ति का विरोध किया गया। भी जो भी बड़े बड़े नेता वगैरह हैं या फिर कोई बड़े साहूकार सेठ हैं तो काला धन वगैरह भी छुपा कर रखा गया उनके द्वारा, या फिर देश में जो भी पैसा आ जाता था वो खा लेते थे। जैसे बीच में किसी भी चीज़ के लिए जनता द्वारा कर लगा दिया गया, जनता के ऊपर कर लगा दिया, जनता के ऊपर कर लगाने के बाद जो कर राष्ट्रीय खजाने में जाना चाहिए वो कुछ हद तक उनके खाते में जाता था। ठीक है ना, तो कुछ हद तक उनके पास जाता था वो धन, तो इसलिए निजी संपत्ति का विरोध हुआ। अब आता है सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बन गया। अब जो सोवियत संघ था उसमें बहुत से देश थे, तो अब सोवियत संघ टूट गया था और 15 जो गणराज्य थे, 15 गणराज्य अस्तित्व में आए। ठीक है, सोवियत संघ में केवल एक ही प्रणाली थी। सोवियत संघ का शासन बस एक ही पार्टी किया करती थी जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखो 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था सोवियत संघ। बहुत से देश थे, 15 16 17 18 देश थे कम से कम, छोटे छोटे तो पूछो ही मत। ठीक है ना, क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, वेरी IMP। ठीक है, 4 मार्क्स में बंदा हमेशा पूछता है इसको। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब हमने पढ़ा सोवियत संघ प्रणाली क्या थी, अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, उस समय में, फिर बाद में तो सोवियत संघ पिछड़ गया था आर्थिक हालातों में भी, वैसे भी, क्योंकि उसने सारा जोर सैन्य सहायता बढ़ाने में या फिर सेना की मदद करने में, परमाणु बमों को बनाने में लगा दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हो, तो फिर हम आगे टॉपिक में करेंगे। तो देखते हैं सोवियत संघ की मुख्य विशेषताएं बताओ। ठीक है, तो सोवियत संघ की विशेषताएं क्या क्या थी भाई, चलिए देखते हैं। सोवियत संघ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। हाँ देखिए, उस समय में 1961 में जब बर्लिन की दीवार खड़ी की गई और 1991-97 तक, सन 2000 तक भी सोवियत संघ बहुत ही तकड़ी या फिर तगड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है ना, तगड़ी अर्थव्यवस्था थी। परंतु हुआ क्या, परमाणु बम बनाने लगा, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में कमी आने लगी, जनता के खर्चे पूरे नहीं हुए, जनता के ज़रूरत की चीज़ नहीं मिली जनता को, तो इससे जनता ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, उन्नत संचार प्रणाली, उस समय कहीं भी आने जाने की बहुत ही आधुनिक संचार प्रणाली थी, सामान को कहीं भी पहुंचाया जा सकता था, ले जाया जा सकता था। निजी विशाल ऊर्जागर भी, जो सोलर सिस्टम थे उस समय, सोलर सिस्टम भी आ गए थे इनके पास, तो विशाल ऊर्जागर भी थे। ठीक है, ऊर्जागर जैसे कोयला वगैरह भी इनके पास बहुत था, कोयला, तेल, क्योंकि इसके अंतर्गत 15 देश थे ना, 15 देशों में खनिज बहुत उपयुक्त मात्रा में मौजूद थे। ठीक है, उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी, जो भी घरेलू इस्तेमाल लें की जो भी चीज़ थी जनता की, वो सभी वहाँ पर बनाई जाती थी। ठीक है, देखिए अब इस समय तो वहाँ पर सभी बनाई जाती थी, पर आगे धीरे धीरे वो खत्म होने लग जाएंगी। ठीक है, अब आता आवागमन की अच्छी सुविधाएं भी, आने जाने की अच्छी सुविधाएं थी, आने जाने की अच्छी सुविधाएं होगी तो ट्रैवल करने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब देखिए दूसरी दुनिया का क्या अर्थ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बर्लिन की दीवार के बाद जो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी थी, तो पूर्वी जर्मनी को उसका दूसरी दुनिया का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी दुनिया थी क्या। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश
सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। जो दूसरा विश्व युद्ध था उनके बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर अलग हो चुके थे, ठीक है। तो उनके अंदर 15 देश और शामिल हो गए। अब उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, या तो सोवियत संघ में रहें या फिर उनसे अलग रहें। तो अलग तो वो रह नहीं सकते थे क्योंकि अब वो उनके अंकुश में आ चुके थे, ठीक है ना। उनके अंकुश में आने के बाद अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। सोवियत संघ जो फैसले लेता था उन्हें वो चुपचाप मानने पड़ते थे, ठीक है। तो इन्हें ही दूसरी दुनिया का नाम दिया गया। जो ये देश थे बर्लिन की दीवार बनाने के बाद पश्चिमी खेमे के अंदर, सोवियत संघ के अंदर, तो इन्हें दूसरी दुनिया का नाम दिया गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मिखाइल गोर्बाचेव कौन था और वह इसकी भूमिका क्या क्या थी। अब देखिए सोवियत संघ को सुधारने का इसने बहुत प्रयास किया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, पर जनता ने इसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखिए है ना कमाल की बात। देश को सुधारने का प्रयास किया, जनता के लिए सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया, और फिर जनता ने ही इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, ठीक है। देखिए कैसे 1985 में ये वहाँ के महासचिव बने सोवियत संघ के, ठीक है। कब बने? 1985 में। आईएमपी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1985 एक एक मार्क्स में पूछा जाता है इनको। 1985 में सोवियत संघ के महासचिव बने। इन्होंने पिछड़े हुए सोवियत संघ को सुधारने का प्रयास किया। देखिए अब इन्होंने प्रयास तो किया सुधारने का, परंतु विद्रोह हो गया इन्हीं के खिलाफ, ठीक है। विद्रोह हुआ इन्हीं के खिलाफ। इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने के भी प्रयास किए। अभी जो पश्चिमी देश थे जैसे अमेरिका वगैरह, तो उनके साथ भी इन्होंने संबंध सुधारने का प्रयास किया, परंतु ये सफल नहीं हुए, ठीक है ना, सफल नहीं हुए ये। इन्होंने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों व लोकतंत्रीकरण को लाने का प्रयास किया। देखिए अब उस समय उसकी आर्थिक हालत खराब थी सोवियत संघ की, तो इन्होंने आर्थिक सुधारों को बढ़ाने का प्रयास किया, राजनीतिक सुधारों को भी बढ़ाने का प्रयास किया, और लोकतंत्र लाने का भी प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो पाए क्योंकि जनता ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, वह तख्ता पलट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा भी, आखिर सोवियत संघ था जो, उसकी विघटन की घोषणा कब हुई, क्यों हुई, किस कारणों से हुई, सब पढ़ेंगे हम आगे भी, यहाँ पर भी। तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ 3 बड़े गणराज्यों में बंट गया। जो 3 बड़े गणराज्य थे इसके, जिसमें ये बटा हुआ था, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो इन 3 देशों ने, रूस, यूक्रेन, बेलारूस, इनने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो घोषणा हो गई, अब इन्हें विघटन तो करना ही था। घोषणा होने के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों का राजकुल बना। जो रूस था हमारा, रूस था, रूस, सोवियत संघ टूट गया, अब स्वतंत्र हो गया भाई सोवियत संघ, अपनी मर्जी से जो उनके अंदर अंतर्गत जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए, ठीक है। पर इन सब का जो जिम्मा उठा रहा था वो रूस था, ठीक है। राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल रूस बना, ठीक है ना। कौन बना? रूस बना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी भी रूस बना। अब जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ के नाम का उत्तराधिकारी रूस बन गया, ठीक है। तो पहले उसका रूस रूस सोवियत संघ के अंदर था, ठीक है ना, सोवियत संघ के अंदर था, पर अब रूस अलग हो चुका था। तो उसको टूटने के बाद जो भी सोवियत संघ के जो भी कार्य वगैरह थे, या फिर मान लो कोई नीतियाँ वगैरह थी जो पहले से चली आ रही थी, तो उन सब का उत्तराधिकारी रूस बन गया, ठीक है। छोटे मोटे देशों को भी अधीन कर रहा था रूस। सुरक्षा परिषद में रूस को स्थायी सदस्यता मिली। जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वह अपने विचार प्रकट कर सकता था। मतलब सोवियत संघ की जगह अब सुरक्षा परिषद में रूस को लिया जाने लगा, ठीक है।
अब सोवियत संघ समाप्त हो चुका था, जो सोवियत संघ था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये था हमारा सोवियत संघ के विघटन की घोषणा। इसके बाद क्या क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कारण भी विघटन तो हो गया, पर हुआ किस कारण से, है ना। तब कुछ तो कारण होंगे, तभी तो कोई देश बटा होगा, वरना बिना कारणों से तो कोई भी नहीं बट सकता है। तो चलिए देखते हैं। नागरिकों की आर्थिक व राजनीतिक आकांक्षाओं का पूरा न होना। भी देखिए, जो नागरिक थे वहाँ के, अब हमसे ही लगाइए, अगर हमको 2 टाइम का खाना सही से नहीं मिलेगा सरकार की वजह से, या फिर हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलेगी हमें, जैसे दाल चीनी राशन वगैरह, तो जनता तो नाखुश होगी ना। तो उनका आकांक्षाओं का पूरा न होना, अब पूरी नहीं हुई उनकी आकांक्षा, तो उनके मन में विद्रोह की भावना भी जागी। ठीक है ना, विद्रोह की भावना जागी तो विद्रोह भी होने लगे, आंदोलन हुए कई सारे। अब देखते हैं प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा भी। जो लोग थे वहाँ सोवियत प्रणाली पर, जैसे सोवियत संघ था, वहाँ के जो नेता वगैरह थे वह अपनी जनता को नौकर समझने लग गए थे। बहुत बड़ा कारण है ये तो। अब कोई जनता को नौकर समझेगा, और जनता द्वारा ही जो प्रतिनिधित्व तो चुने जाते हैं उनको ही जनता को नौकर समझने लग जाए, ठीक है ना। तो उस समय पार्टी भी कुल एक ही थी, ठीक है, तो निरंकुश शासन भी हो सकता था, क्योंकि एक ही पार्टी थी। चुनाव हो या ना हो, बनना उसी पार्टी में से है किसी को। तो कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश था उस समय, ठीक है। गोर्बाचेव के द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होने लगा। जो गोर्बाचेव ने सुधार किए थे, देखो अब किए तो उसने अच्छे के लिए थे, पर उसका विरोध होने लगा, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था गतिरोध व उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होना। अब देखिए, जो अर्थव्यवस्था थी उसका गतिरोध रूप से चलना, मतलब अर्थव्यवस्था तो सही चल रही थी, परंतु जो उपभोक्ता की वस्तु थी ना, जो उपभोक्ता की वस्तु थी उन सब में कमी आ गई, उन सब को उपलब्ध सही तरीके से नहीं कराया गया, ठीक है। संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु व सैन्य सामान पर खर्च करना। भी जो भी पैसा आता था कर द्वारा या फिर और किसी माध्यम से सरकार के अंदर या फिर देश के अंदर, उसे परमाणु बमों में लगा दिया। सैन्य सामान के लिए, जैसे हथियारों बंदूकों बमों के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। तो इससे आर्थिक रूप से सोवियत संघ पिछड़ गया। सोवियत संघ का आर्थिक व राजनीतिक रूप से पिछड़ना, ठीक है। अब वो पिछड़ चुका था, पिछड़ने के बाद तो भाई फिर यही है ना, जनता तो विद्रोह करेगी, क्योंकि अब एक तो इतना आधुनिक देश था सोवियत संघ, और अब वो पिछड़ रहा है किसके कारण, अपने कारण ही, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। आखिर सोवियत संघ था क्या, विघटन के इसके क्या क्या परिणाम हुए, ठीक है, विघटन के इसके क्या क्या परिणाम हुए। तो चलिए देखते हैं। जो सोवियत संघ था हमारा, उसके विघटन के परिणाम थे। अब देखिए, कितने वर्षों से 1945 से 1991 तक जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था, आखिरकार वो समाप्त हो गया, ठीक है। ये हुआ इसका पहला परिणाम, जो शीत युद्ध था जो लंबे दौर से चल रहा था उसकी समाप्ति हो गई, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई कि शीत युद्ध समाप्त हो गया, अब सभी देश शांति से रह सकते हैं। एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिकी वर्चस्व का उदय हुआ। देखिए, अब विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को कहा जाता है, परंतु रूस भी कम नहीं है, ठीक है, रूस भी कम नहीं है। तो देखिए, एक वर्चस्व आ गया, दूसरी दुनिया का अंत हो गया। हथियारों की होड़ की समाप्ति भी, जो दोनों देश आपस में हथियार बना रहे थे उनकी होड़ की समाप्ति हो गई। सोवियत खेमे का अंत हो गया,
15 देशों का उदय हो गया। जो नए 15 देश थे, जो उनके अंदर गणराज्य 15 गणराज्य थे, अब वो स्वतंत्र होकर रह सकते थे। ठीक है ना, स्वतंत्र होकर रह सकते थे जो 15 गणराज्य थे। अब देखिए, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। अब जो सोवियत संघ के काम वगैरह थे सभी, सोवियत संघ तो टूट चुका था, तो रूस ने उसे संभाल लिया। विश्व परिदृश्य पर एक नए देशों का उदय हुआ, जो 15 देश थे। मानचित्र में भी उनका अब उदय होने लगा। ठीक है, ये था हमारा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, सोवियत संघ के विघटन के का मध्य एशिया के देशों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। भाई देखो, अब जैसे भारत जैसे देश थे, या फिर जो अभी अभी आज़ाद हुए थे, जो एशिया के मध्य थे, इनमें शामिल भी थे और नहीं भी थे, तो उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, चलिए देखते हैं। मध्य एशिया के कई देशों में संविधान बहुत ही हड़बड़ी में बना। ठीक है, जो संविधान था हड़बड़ी में बनाना पड़ा, क्योंकि देशों का विभाजन होने लगा। विभाजित देशों को संविधान की आवश्यकता थी, तो उन्होंने हड़बड़ी में संविधान को बना लिया। अब देखिए, कुछ देशों में राष्ट्रपति को बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी गई। भी भाई, राष्ट्रपति अपने आप ही सब कुछ फैसले ले सकता है, कोई प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी की आवश्यकता नहीं, वो अपने फैसले स्वयं लेगा। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा शक्ति उसको, और भी बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई, जैसे भी अपनी मर्जी से अपने कार्यकाल को बढ़ा सकता है, 10 वर्षों तक रह सकता है, वगैरह वगैरह। तुर्किस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने तो अपने आप को पहले 10 वर्षों के लिए राष्ट्रपति घोषित कर लिया। देखिए, अब हो गया ना, ये तो निरंकुशतावाद का सिस्टम सारा है ना, निरंकुशतावाद होगी ये तो। उसके बाद समय सीमा अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। अब उन्होंने 10 वर्षों के लिए अपने आप को राष्ट्रपति तो घोषित कर लिया, परंतु अब 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दी उन्होंने। ठीक है ना, 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दी उन्होंने। तो ये था हमारा सोवियत संघ के विघटन का मध्य एशिया के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक पॉइंट और है हमारा, देखिए ध्यान से। अब जो रूस तथा अन्य देश तो पहले कभी सोवियत संघ में शामिल हुआ करते थे। जो रूस व और देश थे 15 देश, वो पहले कभी सोवियत संघ में शामिल होते थे, पर 10 साल बाद आपसी मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इन्होंने खड़ा होना भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो मध्य एशिया पर ये प्रभाव पड़े, जो सोवियत संघ में शामिल थे देश, उन्होंने आपस में खड़ा होना शुरू कर दिया, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लगे। सन 2000 में आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर फैसले भी लेने लगे। ठीक है, तो आइए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के विकास के कारण। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था थी उसके विकास के कारण। अब जो छोटे छोटे देश थे उसके विकास के कारण भी तो होंगे ना, क्योंकि अब उन्हें विकास भी तो करना था। तो अब देखिए, वो कारण क्या क्या थे जिन कारणों से वो देश विकसित हो पाए या विकास कर पाए। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु आदि का निर्यात करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो खनिज तेल वगैरह था उनका निर्यात करना शुरू कर दिया, प्राकृतिक गैसों की पाइपलाइन दबी गई। ठीक है, बाकी देशों को अपने यहाँ से पाइपलाइन गुजरवाने का फ़ायदा मिला, उन्हें पाइपलाइन गुजरवाने के लिए पैसे दिए गए। ठीक है ना, तो अब दूसरे देशों के अंदर से पाइपलाइन डालनी पड़ी, उन्हें दबानी पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पैसे दिए, इससे दूसरे देशों को भी आर्थिक फ़ायदा हुआ। ठीक है, संघर्ष और तनाव। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष और तनाव। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 मैं फिर डाल दूंगा। और अगर किसी ने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसी से यह चैप्टर जुड़ा हुआ है। अगर आप पहला चैप्टर पढ़ेंगे या देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये दूसरा चैप्टर आपको। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है संघर्ष और तनाव। भी जो आखिर ये छोटे छोटे देश थे, इनके बीच क्या क्या संघर्ष हुए और क्या क्या तनाव का माहौल रहा। ठीक है, तो रूस के 2 गणराज्य चेचन्या व दागिस्तान में हिंसक
और अलगाववादी आंदोलन बने। ठीक है, जो अलगाववादी आंदोलन चले वहाँ पर हिंसक आंदोलन भी चले। आपस में गृह युद्ध की स्थिति तजाकिस्तान में 10 सालों तक रही। ठीक है, तजाकिस्तान 10 सालों तक युद्ध की चपेट में रहा, गृह युद्ध की चपेट में रहा। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया जो शांतिपूर्ण ढंग से 2 भागों में बट गया। देखो अब तनाव की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि जो उसका देश था वो 2 भागों में बट गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बड़ी मेहनत से बनाता हूँ यार, एक लाइक कर दो। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग ब्रो।